बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी एमडी कैट और ई कैट की। आज जो हम केमिस्ट्री पोर्शन आप लोगों का जो कवर करने जा रहे हैं एमडी कैट के सिलेबस को देखते हुए, वो है एटॉमिक स्ट्रक्चर। इसके मुख्तलिफ जो है पार्ट्स हैं जो कि आपके जो है ना सिलेबस में गिवन है, और पिछले साल इस टॉपिक में से बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। अभी इस टॉपिक का मैं आपको जो है कोर कंसेप्ट बताऊंगा और इसको मुख्तलिफ पार्ट्स में पढ़ेंगे जिस तरह से आपके सिलेबस में गिवन है। और हम क्या करेंगे कि हर पार्ट के आखिर में, जैसे आज वाला हम जो पार्ट पढ़ने जा रहे हैं उसके लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि क्या सस्पेक्टेड एमसीक्यूज हैं जो कि इस टॉपिक से आ सकते हैं आपकी टेस्ट के दौरान, ताकि आप उनको जो है देख लें। आप कुछ टॉपिक्स, इन टॉपिक्स में से कुछ चीज़ें जो होती हैं वो कंसेप्चुअल होती हैं जो कि याद करने वाली होती हैं, और कुछ चीज़ें होती हैं जो कि सिर्फ समझ लेना होता है और उसको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। तो चलिए हम जो है स्टार्ट करते हैं। आज जो एटॉमिक स्ट्रक्चर का पार्ट पढ़ने जा रहे हैं वो पार्ट 1 है, आपके सिलेबस में गिवन है, दैट इज हिस्ट्री। एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में जो है उसकी डेवलपमेंट कैसे हुई थी उसके बारे में आपके सिलेबस में, आपके टेक्स्ट बुक में भी जो है हिस्ट्री ब्रीफली डिफाइन की गई है। बट हम इसको कोशिश करेंगे और ज़्यादा ब्रीफ करें, जस्ट आपको कॉन्सेप्ट ही समझ आ जाए, क्योंकि ये इतना कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है कि आप उस पर ज़्यादा टाइम लगाएं। आपको ये टेक्स्ट बुक से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। यहाँ से ही आपने मैटर किसको कहते हैं, हम मैटर कहते हैं कि कोई भी ऐसी चीज़, दुनिया में कोई भी ऐसी चीज़ जिसके पास दो प्रॉपर्टीज हों उसको आप मैटर कहेंगे। कौन सी प्रॉपर्टीज? एक तो जहां पे भी वो उसको उस चीज को रखें तो वो अपना यूनिवर्स में स्पेस ऑक्यूपाई कर ले, ठीक है। और दूसरा, उसके पास मास होना चाहिए, ठीक है। तो अब जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक ये पेपर रखा हुआ है, ये पेपर रखा हुआ है, तो इस पेपर ने क्या किया हुआ है, यहाँ पे अपना स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया है। इसी जगह पे, इसी सेम विड्थ पे, सेम हाइट पे मैं कोई और चीज नहीं रख सकता। इसको कहते हैं स्पेस ऑक्यूपाई करना, कि अब ये स्पेस इसका हो गया, अब इसकी इसी सेम जगह पे मैं कोई और चीज नहीं रख सकता, तो इसको हम इसीलिए कहेंगे मैटर। और इसमें मास भी है, दोनों प्रॉपर्टीज मौजूद हों तो हम इसको मैटर कहते हैं। सिंपल इज दैट, कि यानी मास प्लस स्पेस दो प्रॉपर्टीज हों, दैट इज मैटर। दुनिया की कोई भी चीज जिसमें ये दो प्रॉपर्टीज हों, दैट इज मैटर। इट इज दैट सिंपल, ठीक है। अब हम आते हैं असल चीज पे। मैटर जब हमें पता चल गया कि दुनिया की वो चीज जिसमें मास हो और स्पेस हो, उसको मैटर कहते हैं। फिर हमारा जो इसकी मैटर एटॉमिक स्ट्रक्चर की जर्नी शुरू हुई थी वो इस क्वेश्चन के साथ हुई थी कि आखिर ये जो मैटर है वो किस चीज का बना हुआ है। मैटर जो है वो किस चीज का बना हुआ है। कोई तो चीज होगी जिसने मैटर को बनाया होगा, जो चीज मिलके जो है ना मैटर बनी होगी। तो इसका जो आंसर देना स्टार्ट किया था वो ग्रीक फिलोसोफर्स ने देना स्टार्ट किया था पहले, और इससे जो कंसेप्ट, इसका कंसेप्ट जो अराइज हुआ था वो भी इन्हीं लोगों ने किया था। तो इन्हीं लोगों में से जो पहली थ्योरी, जो पहला आइडिया आया था उसको कहते हैं एम्पीडोक्लिन्स आइडिया। एम्पीडोक्लिन का आइडिया क्या था कि भाई मैटर जो है वो एक्चुअली 4 एलिमेंट का बना हुआ है। दुनिया की यानी हर चीज जो है वो बेसिकली 4 एलिमेंट्स की बनी हुई है, और वो मुख्तलिफ तादाद में, मुख्तलिफ जो है रेशो में मिलके दुनिया की सारी चीजें बनाते हैं। कौन सी चीजें हैं वो? भाई एयर हो गई, फायर हो गई, और वाटर हो गया, और डस्ट हो गई। ये 4 एलिमेंट्स हैं जो जिनका मुख्तलिफ प्रोपोर्शन मिलके दुनिया की मुख्तलिफ चीजें बना रहा होता है। ये एम्पीडोक्लिन का कंसेप्ट था। अच्छा जी, ये ग्रीक फिलोसोफर जो दूसरा था जिसने एक और कंसेप्ट राइज किया था, जो फेमस कंसेप्ट था, वो था डेमोक्राइटस। डेमोक्राइटस का आइडिया 440 बीसी में आया था, और ये जो आइडिया था वो कुछ इस तरह से आया था कि इसको समुद्र पे घूमने की आदत होती थी, समुद्र पे अकेला बैठने की आदत होती थी, और उधर उन्होंने सैंड बॉल बनाए। ये एक थ्योरी इनके बारे में स्टोरी मशहूर है कि उन्होंने सैंड बॉल्स बनाए थे एट द बीच, और फिर उन सैंड बॉल्स को हाफ में ब्रेक किया। एक सैंड बॉल बनाया, उसको 2 हाफ में ब्रेक किया, एक हाफ फेंक दिया, बाकी एक हाफ उसको बच गया। उसका फिर बॉल बनाया और उसको फिर हाफ में डिवाइड किया, और इस तरह से डिवाइड करते गए, और अल्टीमेटली एक बिल्कुल आखिर में छोटा सा बाल रह जाएगा और शायद छोटा सा सैंड का टुकड़ा रह जाए। तो इन्होंने सोचा कि अगर मैं ऐसे डिवाइड करता जाऊं तो वो जो सैंड का टुकड़ा बचेगा उसको भी अगर मैं फर्दर हाफ में डिवाइड करूं तो कोई ना कोई ऐसी जो है ना पोजीशन आएगी कि उसके बाद ये मैटर कट नहीं हो सकेगा इनटू हाफ, इसके मजीद पार्ट में नहीं बना पाऊंगा। तो उसको जो है उनकी लैंग्वेज में कहा जाता था ऐसे पार्ट को एटमॉस, जो कि नॉट कटेबल हो। तो इसीलिए इन्होंने कहा कि ये जो वर्ल्ड है वो पूरी की पूरी इन एटमॉस की बनी हुई है, ठीक है।
इन्होंने एटमॉस का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया था। इतना हमें जानना इनफ है इसके बारे में। उसके बाद फिर जो है मॉडर्न एरा शुरू हो जाती है। मॉडर्न साइंटिस्ट आए, उन्होंने जो है फिलोसॉफिकल थ्योरी देने की बजाय उन्होंने जो है प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करके, एक्सपेरिमेंट करके अपने जो है ना थ्योरीज दी थी, सिर्फ फिलोसॉफिकल आइडियाज नहीं दिए थे। जो इम्पोर्टेंट थ्योरी थी वो थी जॉन डाल्टन की थ्योरी, क्योंकि डेमोक्रेटस जो था उसका जो आइडिया था वो जो है आइडिया तो अच्छा था एटमॉस वाला, बट वो फर्दर सरवाइव नहीं कर सका क्योंकि एरिस्टोटल जो है वो एम्पिरिकल थ्योरी को सपोर्ट करते थे। तो एरिस्टोटल बड़े फेमस थे तो लोगों ने उसकी बात मान ली थी। बट जॉन डाल्टन जब 1802 में आए तो उन्होंने एटमॉस वाले कॉन्सेप्ट को रिवाइव किया और उन्होंने एटमॉस की जगह वर्ड यूज किया एटम। और इनका क्या कहना था कि मैटर जो है बेसिकली एटम्स का बना हुआ है और एटम्स जो हैं वो इनडिविजिबल पार्टिकल्स हैं, नॉट मेड अप ऑफ एनीथिंग। यानी एटम्स जो है अल्टीमेट मैटर के फार्मिंग सब्सटेंसेस हैं, फार्मिंग जो है बेसिक यूनिट्स हैं, और उसको उन बेसिक यूनिट्स को फर्दर आप वो किसी चीज के नहीं बने हुए, उनको फर्दर आप किसी चीज में डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है जी, ये 1802 का हमारा जॉन डाल्टन की थ्योरी थी, जिसको मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी कहा जाता है, मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी बाय द जॉन डाल्टन। आगे बढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट है कि भाई अब डाल्टन ने तो कह दिया था कि भाई एटम जो है वो हमारा एटम जो है वो किसी भी चीज का बना नहीं हुआ, एटम ने सारी चीजें बनाई हुई हैं मिला के, एटम्स एक दूसरे के साथ मिलके सारी चीजें बना रहे होते हैं, बट एटम खुद किसी चीज का नहीं बना हुआ। तो फिर हुआ क्या कि भाई जो है तकरीबन 1886 में गोल्डस्टीन साहब जो थे उन्होंने जो है प्रोटॉन डिस्कवर कर लिया, एटम में मौजूद एक और उसका एटम का पार्ट, यानी एटम का पार्ट उसने डिस्कवर कर लिया जिसको उसने प्रोटॉन कहा था। और ये गोल्डस्टीन साहब थे 1886 में जो है ये डिस्कवरी हुई थी। इसके बाद वो मिथ जो थी एटॉमिक मॉडल, एटॉमिक थ्योरी बाय दी जॉन डाल्टन कि एटम किसी भी चीज का नहीं बना हुआ, एटम के कोई भी पार्ट नहीं होता, वो मिथ जो है वो थ्योरी जो है वो फ्लॉप हो गई, क्योंकि अब हमें एटम का एक पार्ट मिल चुका था। इसी तरह फिर एटम्स के और भी पार्ट मिलते गए। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो गई 1897 में, और फिर एटम का तीसरा पार्ट हमें मिला 1932 में। इसी तरह हमारे पास एटम के 3 बेसिक पार्ट्स हमें डिस्कवर हो गए कि हमें पता चल गया कि एटम भी खुद जो है किसी चीज का बना हुआ है, और वो उसके जो बेसिक पार्ट्स हैं वो ये हैं, जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं वो हैं प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। और इन तीनों को कहा जाता है सब एटॉमिक पार्टिकल्स। और इनकी डिस्कवरी जो है वो कुछ इस तरह से हुई थी कि गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन को डिस्कवर किया 1886 में, और उसके बाद इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन ने डिस्कवर किया था 1897 में, और जेम्स चैडविक जो है उन्होंने 1932 में डिस्कवर किया न्यूट्रॉन। इसी तरह हमारी जो जॉन डाल्टन की थ्योरी थी वो जो है रिजेक्ट हो गई कि एटम, अब हमें क्या पता चल चुका था कि मैटर एटम का बना हुआ है। ठीक है, हमें पता चल चुका कि मैटर जो है वो एटम का बना हुआ है और एटम जो है इंडिविजिबल नहीं है। सब एटॉमिक पार्टिकल्स की डिस्कवरी के बाद हमें दूसरी चीज क्या पता चली एटम के बारे में कि एटम इज नॉट इंडिविजिबल। एटम के खुद के पार्ट हैं। कौन से पार्ट हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हैं। उसके अलावा भी बहुत सारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं हंड्रेड्स में, बट ये जो 3 हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जब हमें पता चल गया कि भाई एटम जो है वो खुद भी इंडिविजिबल नहीं है, वो भी किसी चीज का बना हुआ है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो अराइज हुआ वो ये था कि चलो भाई ये एटम में 3 पार्ट्स मौजूद है ना, बट ये एटम में किस तरह से अरेंज्ड हैं। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था कि एटम के ये जो 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं वो किस तरह से मिलके एटम को बना रहे होते हैं, इनकी अरेंजमेंट क्या होती है कि एटम एक बन जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और कोई क्वेश्चन हो आपका तो आपने कमेंट में बता देना है, और कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी टॉपिक समझना हो, वो भी आपने मुझे जरूर डिस्कस करना है ताकि हम उसके हवाले से भी लेक्चर डिलीवर करें। दोस्तों, तो हमें पता चल गया था कि भाई एटम जो है मैटर जो है वो एटम का बना हुआ है, जॉन डाल्टन ने हमें बताया था। उसके बाद फिर हमें ये भी पता चला कि एटम्स में भी जो है सब एटॉमिक पार्टिकल्स मौजूद होते हैं। एटम भी खुद जो है सब एटॉमिक पार्टिकल्स का बना हुआ है, और वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो इंपॉर्टेंट हैं वो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये 3 बेसिक स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स हैं एटम के। अब जब हमें ये पता चल चुका था कि भाई एटम खुद भी 3 बेसिक यूनिट्स का बना हुआ है, तो फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था कि आखिर ये पार्टिकल्स किस तरह से अरेंज्ड हैं एटम में, और इनकी अरेंजमेंट किस तरह से एटम में है, और ये किस तरह से अरेंज होके एक एटम को वजूद देते हैं।
तो ये समझने के लिए हमें दो मॉडल्स प्रपोज किए गए थे, जो वैसे तो मॉडल्स बहुत सारे प्रपोज किए गए थे, पर जो फेमस हुए दो मॉडल्स और जो जिनको ज्यादा पजीरा मिली उनको हम डिस्कस करने जा रहे हैं और उन्हीं को ही आपके टेक्स्ट बुक में डिस्कस किया गया है। तो एक जो फेमस मॉडल था वो था रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल जो है वो क्या कहता है, वो 1911 में प्रपोज किया गया था। और ये मॉडल जो है क्या कहता है, हम आगे चल के समझते हैं इसके मेन पोस्टुलेट्स क्या हैं। ये कहता है, चलें भाई, जो आपकी अरेंजमेंट है ना इन तीनों पार्टिकल की, वो आप जानना चाह रहे हो ना, तो इसके दौर में असल में 3 पार्टिकल नहीं हुए थे। आपको मैंने अभी पिछले लेक्चर में बताया है कि जो न्यूट्रॉन था वो हमारा डिस्कवर हुआ था 1932 में। तो इसीलिए इसके जो थ्योरी जब आई थी तो सिर्फ और सिर्फ 2 पार्टिकल्स नॉन थे, वो था इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। और इसने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के एटम में अरेंजमेंट हमें कुछ इस तरह से बताई थी। इन्होंने कहा कि जो प्रोटॉन होता है वो ज्यादा हेवी होता है और वो जो है लोकेटेड होता है एट द सेंटर ऑफ द एटम। और इन्होंने सेंटर ऑफ द एटम को क्या कहा, न्यूक्लियस। तो प्रोटॉन जो है बेसिकली न्यूक्लियस बना रहा होता है, किसी एटम का सेंटर में मौजूद होता है, ठीक है। तो सेंटर में मौजूद होता है। तो दूसरा पोस्टुलेट कहता है फिर इलेक्ट्रॉन किधर मौजूद होता है, तो वो कहता है इलेक्ट्रॉन जो है वो इस न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा होता है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमारे प्लैनेट्स का मोशन होता है अराउंड द सन। इन्होंने बेसिकली जो ये मॉडल प्रपोज किया था वो भी मुतासिर होके सोलर सिस्टम के मॉडल से मुतासिर होके ही प्रपोज किया था। इसीलिए इन्होंने जो है प्रोटॉन को पोजीशन दे दी सन की और इलेक्ट्रॉन को पोजीशन दे दी अपना प्लैनेट्स की जिस तरह से। और फिर इन्होंने यही कहा, प्रपोज किया कि इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से मूव कर रहे होते हैं अराउंड द न्यूक्लियस जिस तरह से सैयारे मूव कर रहे होते हैं अराउंड द सन, ठीक है जी। इनका ये मॉडल, चलिए हमें एक स्ट्रक्चर मिल गई एटम की कि भाई ये प्रोटॉन होता है और सेंटर में मौजूद होता है और उसके गिर्द जो है इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है, ठीक है। बट इलेक्ट्रॉन घूम तो रहा है। फिर इस मॉडल में 2 प्रॉब्लम्स आ गई हमारे पास। जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी जिसको इसका फ्लॉ कहा जाता है वो ये थी कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो नेगेटिवली चार्ज हैं और न्यूक्लियस जो है उसमें प्रोटॉन पड़े हुए हैं जो कि पॉजिटिवली चार्ज हैं। तो ये कंटिन्यूअसली प्रोटॉन इनको खींच रहा होगा, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहा होगा। इलेक्ट्रॉन्स को जब अपनी तरफ खींच रहा होगा तो डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहे हैं वो खींचे चले जाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता अपनी एनर्जी लूज करेंगे और लूज करते हुए ये न्यूक्लियस की तरफ ही जो है ना आमादा होते जाएंगे। और न्यूक्लियस में अल्टीमेटली जब इनकी एनर्जी लॉस हो जाएगा, कंटिन्यूअस एनर्जी लॉस होता रहेगा, तो फिर अल्टीमेटली इनकी एनर्जी बिल्कुल जीरो हो जाएगी और अल्टीमेटली ये न्यूक्लियस में फॉल डाउन कर जाएंगे। और न्यूक्लियस में फॉल डाउन कर जाएंगे तो इसका मतलब एटम खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये इनकी थ्योरी का फिला था। और इस थ्योरी के मुताबिक क्योंकि कंटिन्यूअस एनर्जी लॉस हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का, तो हमें एटॉमिक स्पेक्ट्रम जो मिलना चाहिए वो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम मिलना चाहिए। बट प्रैक्टिकली देखा गया कि एटम्स का जो स्पेक्ट्रम होता है वो लाइन स्पेक्ट्रम मिल रहा होता है। तो ये थ्योरी डिफाइन नहीं कर पा रही थी कि लाइन स्पेक्ट्रम किस तरह से आखिर मिल रहा है और इलेक्ट्रॉन जो है कंटिन्यूअसली किस तरह से आखिर सरवाइव कर रहा है एटम के स्ट्रक्चर को इंटेक्ट रखे हुए, वो क्यों नहीं गिर रहा न्यूक्लियस में। ये इनके पास आंसर नहीं था। और इन्होंने ये जो थ्योरी प्रपोज की थी, इन्होंने एक गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट किया था जिसकी मदद से इन्होंने ये जो है अपना हमारे पास पॉइंट्स निकाल के पोस्टुलेट्स हमें दिए थे। अब जो इन पे क्वेश्चन राइज होते हैं, इनकी जो डेफिशिएंसी है वो दूर की गई थी नील्स बोहर के द्वारा। और नील्स बोहर जो है वो इनकी लेबोरेटरी में ही काम करने वाले एक स्टूडेंट थे, इनके रिसर्च स्टूडेंट थे और इनके ही ग्रुप में ही काम किया था। तो इनके जाने के बाद उन्होंने उस काम को कंटिन्यू किया और हमें एटॉमिक मॉडल का और बेहतर नमूना जो है पेश किया। उस थ्योरी को हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।